नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। झारखंड के 3 एमएलए अभी कोलकाता में गिरफ्तार हुए। संजय राउत कल मुंबई में गिरफ्तार हुए और तीसरा ये जो कोश्यारी गवर्नर साहब जी हैं, इन्होंने एक बहुत गंदा बयान दिया। वो मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा और मैं स्पष्ट हूं, मतलब मैं गवर्नर साहब के कोश्यारी जी के बारे में बोल रहा हूं, गंदा बोल रहा हूं। देखिए, मुख्य बात यह है कि क्या अब इलेक्शन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा? जैसा अभी चल रहा है तो आप चुनाव कुछ करा लीजिए, इलेक्शन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी जीते तो ठीक, और अगर नहीं जीते तो तोड़ेंगे, चलने नहीं देंगे, तंग करेंगे। ये एक फॉर्मूला नया पिछले 4-6 वर्षों से हिंदुस्तान की लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है। आपको याद है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आई थी, कितना तंग किया गया था। अब वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उनको कितना तंग किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। जब सेकेंड इनिंग आई तो फिर तंग करना शुरू हुआ। अब जो भी कुछ लोगों का कहना था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जाके मिल गए हैं और वो, लेकिन एक आदमी जो एक 5 साल का टर्म पूरा कर चुका है, उससे पहले एक सरकार चला चुका है, ये उसका तीसरा टर्म है, वो एक कोई वर्किंग अरेंजमेंट तो चाहेगा ना, कुछ तो चले। और मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि मैं बहुत प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो शिक्षा और हेल्थ, ये जो 2 मॉडल दिए हैं, वो मॉडल कोई पढ़ा लिखा, मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल में लाख खराबी हो, पढ़े लिखे हैं, नौकरी के हैं, समझते हैं, देश समझते हैं, वो समझते हैं, समस्याएं समझते हैं। ये बेमिसाल मॉडल है उनकी सरकार, आम आदमी और सारे लोग सामूहिक रूप से उसके लिए बिल्कुल प्रशंसा के पात्र हैं। अब क्योंकि ये मैंने वो चलने नहीं देंगे। दूसरा, अगर दूसरी सरकार आई, और मैं सबसे पहले 2-4 उदाहरण आपको देके फिर, इसलिए क्योंकि आपको ये भी समझ में आए कि हो क्या रहा है। हरियाणा में 90 लोगों का विधानसभा है, मतलब विधानसभा में 90 सदस्य आते हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था तो बीजेपी के 40 सदस्य जीते थे, उससे पहले 47 थे, उनकी सरकार थी, लेकिन अब जब इलेक्शन हुआ तो 40 जीते, मेजॉरिटी नहीं आई। कांग्रेस के 31 और जेजेपी के जो चौटाला जी के पौत्र थे, उनकी पार्टी के 10 लोग जीते। इंडिपेंडेंट 7 थे और बाकी शायद अभय चौटाला जी की INLD का 1 थे, कुछ इस तरह से। अब ये चुनाव 20 अक्टूबर 2019 में होता है, ये नया चुनाव 2019 का हो चुका था। और ये चुनाव जो लड़ा गया था तो कांग्रेस और जेजेपी, इन दोनों लोगों ने बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की नीतियों के बारे में बात करके कि ये खराब नीतियां हैं, वोट मांगा था। बीजेपी के 47 से 40 सीटें हुई, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज था वो 33.20 से 3.29% बढ़ के 36.49% हो गया। कारण उसका यह था कि INLD जो अभय चौटाला जी की पार्टी थी, उसका 20-21% था, वो 1-2-3% पे आ गए थे। खैर, कांग्रेस 20.58 उसका उससे पहले इलेक्शन में था, 7.50 बढ़ के वो 28.08% के साथ 31 सीटें जीती थी, 31। अगर आप बिल्कुल क्लियर यह है कि 28.08% लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को, 14.8% वोट लोगों ने वोट दिया था जेजेपी को। मैंडेट बिल्कुल, अच्छा जेजेपी और कांग्रेस की सीटें मिला ले तो 41, इनकी मतलब मेजॉरिटी होने के आसपास, क्योंकि वो 7 जो, देखिए 7 इंडिपेंडेंट एमएलए तो वो तो जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे। उसके बाद जेजेपी ने उस मैंडेट को अनदेखा करके, उसका बिना कुछ करके, जैसा कहा जाता है कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, वो समय कम है, फिर से कभी उस पे बात करेंगे, उसने बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। ये मैं किसी रेफरेंस से बोला हूं, जब फिर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये बात आपसे कही। कर्नाटका में 224 सदस्यों का विधानमंडल, बीजेपी इलेक्शन होता है, बीजेपी 224 में से 104 जीतती है, कांग्रेस 80, जेडीएस 37, एंटी बीजेपी की बात करके दोनों लोग जीतते हैं और सरकार बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों के 117 आपस में ही सदस्य रहते हैं, मेजॉरिटी हो जाती है, बनाते हैं। फिर कैसे तोड़फोड़ हुआ, कैसे कांग्रेस को तोड़ा, कैसे जेडीएस को तोड़ा, कैसे वो कह रहा है री इलेक्शन कराया, ये आप सब जानते हैं, तो उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आज कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, तोड़फोड़ करके, कोई ओरिजिनल जो मैंडेट था वो उनका नहीं था। मध्य प्रदेश 230 का विधानमंडल दल, बीजेपी जब इलेक्शन हुआ तो 109 विधायक और कांग्रेस के 114 विधायक। क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, तोड़फोड़ हुई जबरदस्त, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और किसको, और आज क्या है, आज वहां पे बीजेपी की सरकार। अब आ जाइए महाराष्ट्र मैंने इसलिए इस पे बात की क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ लोगों का कहना यह था कि भाई बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े थे, मैंडेट एक साथ था, तो मैंडेट उनके पक्ष में आया था। लेकिन वहां जो शिवसेना का बार बार कहना था कि हम जब इनके साथ लड़े थे तो हमारा प्री पोल पैक्ट था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बने थे, और अगर वो शिवसेना, अगर बीजेपी अपने पोल पैक्ट का ऑनर नहीं कर रही है, अगर उनके साथ धोखा कर रही है, तो अगर चलेगा तो मतलब ये इसमें
और हरियाणा वाली चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आ जाए झारखंड की बात। 81 सीट्स, जेएमएम के 30 एमएलए जीते, बीजेपी के 25 एमएलए जीते, कांग्रेस के 16 एमएलए जीते। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर हेमंत सोरेन साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब यहां पे लगी हुई है बीजेपी के कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। मैं बाकी और राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मोटे मोटे राज्यों की बात कर रहा हूं। मोटे राज्य इसलिए कि जहां से बीजेपी का मेन एमपी लोगों को उनको लाना ही लाना है, अगर उनको केंद्र में फिर से सरकार बनानी है 2024 में। कैसे तोड़ा जाए? इस बीच क्या हुआ कि कोलकाता में, हावड़ा जिले में 3 विधायक झारखंड के जो कांग्रेस के विधायक थे और उनके 2, एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट, ये 5 लोग एक कार में, मतलब एसयूवी थी, 49 लाख कैश के साथ पकड़े गए। ये तीनों विधायक थे इरफान अंसारी साहब, राजेश कचनप साहब और नमन विक्सल कोंगारी साहब। ये तीनों कांग्रेस के एमएलए जो थे, ये फ्राइडे को जाते हैं गुवाहाटी। हाँ, क्या बातचीत करके और क्या काम धाम की बात करके, क्या लेके क्या दे के आते हैं, और सैटरडे को लौटते हैं। उसके बाद ये गिरफ्तार हो, मतलब उसके बाद ये सब पैसा पाया जाता है। पुलिस इनसे पूछती है, ये सब पेपर में निकली हुई बातें हैं, पुलिस इनसे पूछती है व्हाट वाज आपका पर्पस ऑफ विजिट गुवाहाटी क्या था? कोई जवाब नहीं। फिर ये कहते हैं कि मैं 49 लाख रुपए लेके बूरा बाजार में आया था साड़ी खरीदने, जनरल ऐसे लोगों को बांटने के लिए, वो शादी आदि नहीं थी। बीजेपी के उसका बीजेपी एक्टिव हो जाती है। बीजेपी का कहना है, देखा ये पार्थ चटर्जी का जो पैसा पड़ा ये सब उसी का लिंक है, ये कांग्रेस और टीएमसी और ये सब हैंड इन ग्लव्स है, इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के यहां से, अब कई लोग उस पर प्रीसी भी कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो कांग्रेस के बरमोस से एमएलए थे जयमंगल सिंह। उन्होंने रांची के थाने में जाके पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है साफ साफ कि जो अरेस्टेड एमएलए ये थे, उन्होंने जयमंगल सिंह जी को घूस देने की पेशकश की थी, और वो बार बार पेशकश कर रहे थे और उनको कोलकाता बुला रहे थे, क्योंकि उनको साफ साफ ऑफर झारखंड की सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ पर एमएलए का रेट उनको बताया गया था कि आपको भी 10 करोड़ मिलेंगे, आइए कलकत्ता और हम लोग डील कराते हैं। उनसे स्पष्ट कहा था, ये उन्होंने अपनी कंप्लेन में कहा है, उनसे जयमंगल सिंह जी से स्पष्ट कहा था कि कोलकाता आओ, फिर गुवाहाटी ले चलेंगे। वहां इन्होंने कहा, जयमंगल सिंह ने, कि इन लोगों ने कहा कि वहां वो मुझे हेमंत बिस्व शर्मा जी से मिलाएंगे, जो पैसे के अलावा मंत्री पद का भी कमिटमेंट देंगे कि जब सरकार बनेगी तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। एमएलए अंसारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जो शर्मा जी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जी, इनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, आप समझते हैं शीर्ष नेतृत्व क्यों है, के साथ से आशीर्वाद प्राप्त है और उनके कहने पे ही ये सब काम कर रहे हैं। जैसे इनका कहना था ना कि जब महाराष्ट्र के शिंदे जी सब लोग पहले सूरत गए, फिर वहां से गुवाहाटी गए थे, उन्होंने बहुत दिन वहां आवभगत की थी, उस समय कह रहे थे कि हमारा तो टूरिज्म बढ़ रहा है, तो यहाँ जो सरकार तोड़ो लेन देन जोड़ो का जो एक नया टूरिज्म शुरू हुआ है, उसकी शायद इस समय तो कैपिटल गुवाहाटी ही, मुझे लगता है कि इस समय करंटली तो गुवाहाटी उसकी कैपिटल होगी। और इन्होंने, जयमंगल सिंह ने उस कंप्लेन में यह भी लिखा कि मैं कोई अनैतिक या असंविधान विरोधी काम नहीं करना चाहता हूं, इस कारण ये मैं कंप्लेन कर रहा हूं। और देखिए एक चीज और समझिए, ईडी का प्रेशर तो शुरू से जो भी सरकार में आ रहा है, उसके सहयोगी या उसके चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन साहब हैं, उनके जो एक प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद जी, उनको आज का संबंध था ईडी का, उनके एक सहयोगी पंकज मिश्रा जी ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए हैं। तो वो सारी तरफ से बांधने की कोशिश हो रही है कि कैसे इनको बस में किया जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब उनको झारखंड में किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी है, देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र में जो अभी भी 2 लोग, क्योंकि देखिए ऐसा है, अभी भी 2 लोग वही हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब और शिंदे साहब, यही लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, मंत्रिमंडल नहीं बना है। अच्छा, अब आप ये बताइए, इससे इतने दिनों से ये सब चल रहा है, वहां का डिसीजन मेकिंग, वहां का जो कार्य है वो बाधित नहीं हो रहा होगा, वो प्रभावित नहीं हो रहा होगा कि कोई मंत्रिमंडल ही नहीं है। और अगर वहां सब चंगा है, वहां इनके बिना भी बहुत स्मूथली काम चल रहा है, तो मंत्री लोगों की जरूरत क्या है? तो 2 ही लोग अपना चलाएं, फिर मेरे ख्याल में मंत्रिमंडल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेट एक्सचेकर पे पैसा ही होगा, गाड़ी दो, घोड़ा दो, बंगला दो, ये दो, मतलब प्रोटोकॉल दो, क्या जरूरत है? 2 ही लोग चलाइए, और धीरे धीरे अगर हो जाए तो एक ही आदमी चलाइए, और अगर हो जाए तो यहां से क्या दिल्ली से ही चलाइए, इनको भी वो। मेरा कहना है कि ये सब है। इस बीच कोश्यारी साहब का एक बयान आता है और वो इंपॉर्टेंट है।
वो मैं पॉलिटिक्स की वो है, वो इंपॉर्टेंट है, और ये गंदा वाला नहीं है, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। गंदा वाला तो आगे दिखाऊंगा, वो भी मानसिकता और संस्कार दिखाएगा। कोश्यारी जी का बयान आता है कि महाराष्ट्र में अगर गुजराती और राजस्थानी निकल जाएं तो कुछ बचेगा नहीं, उनका ये फाइनेंशियल जो कैपिटल कही जाती है रहेगी ही नहीं। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि आज क्या दिल्ली केवल दिल्ली वालों की है, वो हर आदमी का एक कंट्रीब्यूशन होता है, और गुजरात के लोग वहां आज से नहीं कई सैकड़ों साल से बसे हुए हैं, एक दो नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उस मराठी स्वाभिमान को तो चोट पहुंचाता ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, हमारे यहाँ अंबानी जी और अडानी जी नहीं पैदा होंगे, हमारे संस्कार वैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई खेत मजदूर ये सब लोग हो जाएंगे, नेता हो जाएंगे, ट्रेड यूनियन हो जाएंगे, शिक्षाविद हो जाएंगे, रिसर्च हो जाएंगे, साइंटिस्ट। हमारे यहाँ अडानी जी अंबानी जी, हमारी मिट्टी ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ अडानी जी अंबानी जी पैदा हों, वो गुजरात में ही पैदा हो सकते हैं। तो ये एक मराठी स्वाभिमान को कहना कि नहीं तुम्हारे यहाँ हो जाएंगे तो हो जाओगे, ये ठीक नहीं। अब संजय राउत जी की कल गिरफ्तारी हो गई, डिटेल आपने पढ़ लिया, इसमें उस पर नहीं, उसके डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, कैसे आए, कितने घंटे रहे, फिर कैसे उन्होंने हिलाया अपना, वो सब कुछ नहीं। क्यों गिरफ्तार हुए ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए संजय राउत जी शिवसेना के सबसे एक्टिव मेंबर कह लीजिए, एमपी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा वोकल, सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा मतलब अपने दल को बचाने में लगे हुए उद्धव साहब के सबसे खास, सबसे विश्वसनीय। हालांकि इसीलिए आज उद्धव ठाकरे साहब उनके घर भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने कहा जो डर गया और जो झुक गया वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता है। अभी तक संजय राउत जी बिल्कुल ये कहे हुए हैं कि नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है जेल में रखना है, कितने दिन रखें। जरूरी क्यों है संजय राउत को जेल में भेजना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब संजय राउत जी जेल जाते हैं तो वो एक तरह से इनएक्टिव किया जाता है उनको। वो जो शिवसेना का ऑपरेशन शिवसेना है बीजेपी का, उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि संजय राउत जी वहां सीन में न रहें। क्योंकि अब मैं सबसे उस बयान पे आ रहा हूं जो मेरे हिसाब से कोश्यारी जी जिस पद पे बैठे हैं, और अगर पद पे न भी बैठे हों, ये उनका एक गंदा बयान है, उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। कोश्यारी जी का ये बयान आप खुद सुन लीजिए पहले। कल्पना करो कि सावित्री बाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां, मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। कोश्यारी जी, आपको पता है सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? अंदाज है आपको? आपको अगर इस बात का अंदाज नहीं है तो आपने, जैसे आपकी पार्टी कह रहे थे ना, आपने कुछ लोगों को माँ की गाली देने के बराबर काम किया है कि अगर उनके माँ बाप क्या मुर्गा मुर्गी क्या करते हैं, जो आपने किया ना, माँ के बराबर गाली होती है। आप गवर्नर हैं तो आपको शायद इम्यूनिटी बहुत सी चीज़ों से होगी, लेकिन आपको इम्यूनिटी है तो आप किसी को भी कुछ कहते रहेंगे। महिला आयोग का अभी तक तो मैंने कोई नोटिस नहीं देखा, वैसे तो फट से नोटिस आ गया था अधीर रंजन चौधरी जी का, जिसपे वो माफ़ी मांग रहे थे। बीजेपी की जो महिला नेत्री लोग थी, जो इतनी आग बबूला थी, उनको सावित्रीबाई फुले के नाम पे तो कुछ का जो अपमान हुआ है उनका, जो बातें कही हैं, ये उचित बातें हैं कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सब, ये तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर के पद पे बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी सब समाज में जिसको हम लोग सो कॉल्ड अनपढ़ कहते हैं, उस व्यक्ति से भी सावित्रीबाई फुले के लिए जो इन्होंने कहा है वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए एक चीज़ ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में इस समय गवर्नर साहब हैं, ईडी हैं, सीबीआई हैं, सब लोग मिलके जो कर रहे हैं वो आप सबको पता है। मामला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये लग रही है कि आगे जो भी आने वाला इलेक्शन है, मैं म्यूनिसिपल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें ये देखना होगा कि जो मराठी मानुस है वो जागेगा, या बीजेपी ने अभी भी उसको जो धर्म की अफीम सुंघा रखी है उसको सूंघ के सोता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।